नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के भाग 3 यानी उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। उसमें हम MCQ, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर और किस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद कर सकते हैं इसके विषय में जानेंगे, और साथ ही कुछ हम इसमें गतिविधि भी बताएंगे कि क्या गतिविधि हम कर सकते हैं। और बच्चों, इससे पहले के 2 भागों में हमने पाठ को अच्छे से समझा था, पाठ को जाना, पाठ में घटित घटनाओं और पाठ में वर्णित कुछ उन महान व्यक्तियों के विषय में जाना जो छोटे छोटे जीव के प्रति दयाभाव रखते हैं, और साथ ही यह भी जाना कि किस प्रकार मनुष्य अपने स्वार्थ की वजह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बच्चों, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर यहाँ चर्चा की है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं या हम जानते हैं अपने इस पाठ के अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले संबंधी प्रश्नोत्तर। बच्चों, पहले हम संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? इसका उत्तर है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे इसलिए धकेल रहे थे क्योंकि वह वहाँ पर इमारतें बनाकर अपना व्यावसायिक लाभ कमाना चाहते थे। यानी वो अपना आर्थिक लाभ चाहते थे, व्यवसाय में उन्नति करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक का घर किस शहर में था? तो इसका उत्तर है, लेखक का घर पहले ग्वालियर में था, फिर वह मुंबई के वर्सोवा शहर में रहने लगे थे। बच्चों, इस प्रश्न में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कॉपी चेक करते समय कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस शहर में था। वो ग्वालियर में कंफ्यूज होते हैं, मुंबई में कंफ्यूज होते हैं। तो इस कंफ्यूजन से मुक्ति पाने के लिए आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं कि पहले वो ग्वालियर में रहते थे और बाद में मुंबई के वर्सोवा शहर में रहने लगे थे। तो इससे आपका उत्तर कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जब भी ये प्रश्न पूछा जाए लेखक का घर किस शहर में था, तो आप मेंशन कर दीजिएगा पहले ग्वालियर में था और बाद में फिर वे मुंबई के वर्सोवा शहर में रहने लगे थे। प्रश्न 3 है, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? इसका उत्तर है, जीवन छोटे छोटे डिब्बों जैसे फ्लैटों या घरों में सिमटने लगा है। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि अब बड़े बड़े दालान या आंगन नहीं हैं और बड़ी बड़ी फैमिली यानी संयुक्त परिवार अब साथ नहीं हैं, बल्कि एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं और वो छोटे छोटे डिब्बे जैसे फ्लैटों में सिमटने लगी हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में भी आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे अक्सर ये पूछते हैं, मैम ये कब का उत्तर देना है? उनकी पत्नी ने जब जालीदार और रोशनदान में जाली लगा दी थी तब का, या फिर माता के उसमें? तो बच्चों, ये इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे, अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो आपको यही पंक्तियाँ उस समय मिलेंगी जब उनकी माताजी के हाथ से गलती से उन कबूतरों का एक अंडा टूट गया था। तो कबूतर परेशानी में इधर उधर इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके दोनों अंडे टूट गए थे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये उत्तर लिखना है कि माता जी ने जब एक अंडा संभालने की कोशिश की, बिल्ली से बचाने की कोशिश की, तो वह अंडा गलती से उनसे टूट गया था। तो जब कबूतरों ने देखा उनके दोनों अंडे टूट गए तो उसके दुख में वो इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। यहाँ ये उत्तर आएगा उसका। ठीक है बच्चों, आगे हम जानते हैं बाकी के प्रश्न क्या हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करना चाहिए। वैसे तो 10th में बोर्ड क्लासेस हैं, बोर्ड पेपर हैं, तो आपको सभी प्रश्न सभी पार्ट अच्छे से याद करने हैं, पढ़ने हैं। इसमें कुछ भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो सभी कुछ आपने ध्यान से सुनना, पढ़ना और लिखना है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर आपको ज़्यादा बल देना है। उनमें से एक प्रश्न ये भी है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, डेरा डालने से आशय है रहने के लिए अस्थायी घर बनाना। अस्थायी बच्चों, टेम्परेरी, यानी जो कुछ समय के लिए है, बाद में उसे तोड़ दिया जाएगा। पाठ में बताया गया है कि समुद्र के किनारे बस्तियां बन जाने से कई पेड़ कट गए, कई पक्षी पलायन कर गए। पलायन का अर्थ होता है अपना स्थान छोड़कर कहीं और चला जाना, और जो ना जा सके उन्होंने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। तो डेरा डालने से आशय है रहने के लिए अस्थायी घर बनाना। फिर अगला प्रश्न है हमारा,
लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा? इसका उत्तर है लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा पश्चाताप में रखा। उनके मकान के दालान में 2 रोशनदान थे जिसमें कबूतर के जोड़े ने घोंसला बना लिया था। घोंसले में दिए 2 अंडों में से एक को बिल्ली ने उचक्कर तोड़ दिया। यह देखकर माँ बहुत दुखी हुई। उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने से दूसरा अंडा भी टूट गया। इस गुनाह के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोज़ा रखा। अगला प्रश्न है, शेख अयाज के पिता अपनी बाजू पर काला च्योंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? इसका उत्तर है बच्चों, शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे थे और भोजन करने बैठे ही थे कि उन्होंने अपनी बाजू पर एक काला च्योंटा रेंगता हुआ देखा। वह भोजन छोड़कर उठ गए। उन्हें लगा कि वह कुएं से ही उनके साथ आ गया है और बेघर हो गया है। बेघर का अर्थ होता है घर से दूर हो जाना, अपने परिवार वालों से बिछड़ जाना। जब माँ ने बिना भोजन किए उठने का कारण पूछा तो वे बोले, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो बच्चों ये हमारे कुछ संक्षिप्त प्रश्न हैं। आगे देखते हैं और कौन से प्रश्न हैं हमारे। तो हमारा अगला प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? इसका उत्तर है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि एक बार लश्कर ने एक जख्मी कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा था, दूर हो जा गंदे कुत्ते। यह सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। यह सुनकर लश्कर को बहुत बुरा लगा, इसलिए वह ज़िंदगी भर रोता रहा। इसी कारण अरब के लोग लश्कर को नूह के नाम से याद करते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी लेखक जब पहले ग्वालियर में रहता था और फिर जब मुंबई में शिफ्ट हुआ तो इस दौरान उन्होंने ग्वालियर से मुंबई के बीच में क्या बदलाव महसूस किए उसको बताना है। तो इसका उत्तर है, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक बहुत बदलाव महसूस किए। जहां आज उनका घर था, पहले वहां दूर दूर तक जंगल होते थे, पेड़ परिंदे जानवर रहते थे, परंतु अब समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची इमारतें थीं। हर जगह जंगल और समुद्र को समेटकर बस्ती बना दी गई थी। तो बच्चों ये बदलाव थे जो लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक में महसूस किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखिए और इसका उत्तर आप बिंदु में देंगे, पॉइंट्स बनाकर देंगे जैसे मैंने दिया है। तो बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पहला प्रभाव है कि बढ़ती आबादी के कारण समुद्र सिमट गया। दूसरा, पेड़ पौधे काट दिए गए, जंगल के जंगल समाप्त हो गए। तीसरा, जीव जंतुओं का आश्रय छिन गया। जब जंगल कट जाएंगे तो फिर जीव जंतु कहाँ जाएंगे? तो उनका आश्रय छिन गया। फिर है विभिन्न प्रजातियां लुप्त हो गई, मतलब जो जीव जंतु जो हमारे यहाँ पर पक्षी पशु हुआ करते थे उनकी कई जातियां लुप्त हो गई। इसके पश्चात है मनुष्य बड़े बड़े दालानों से डिब्बे जैसे घरों में सिमट कर रह गया। और फिर हमारा अगला बिंदु है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की अंधी दौड़ में वृद्धि। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अर्थ है बच्चों कि प्राकृतिक संसाधन यानी जितने भी प्राकृतिक साधन हैं हमारी सहायता के लिए जो होते हैं उनका दोहन यानी उनको पूरी तरह से नष्ट करना, उनका अपने प्रयोग के लिए उनको समाप्त करते जाना। तो उसकी अंधी दौड़ में वृद्धि हो रही है, यानी लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं जो पेड़ पौधों को या प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके पश्चात है हमारा अगला पॉइंट, प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा कि मनुष्य और प्रकृति के बीच असंतुलन उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ रहा है। फिर है बढ़ते प्रदूषण के कारण नए नए रोगों में वृद्धि और संवेदनहीनता, लालच व स्वार्थपरता में वृद्धि। संवेदनहीनता बच्चों कि मनुष्य के भीतर मानवीयता समाप्त हो गई, वो किसी के दुख से दुखी नहीं होता है। लालच बढ़ गया है। स्वार्थपरता यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही जैसे एकमात्र लक्ष्य रह गया है मनुष्य का। तो इन सब में वृद्धि भी एक कारण है पर्यावरण को दूषित करने का। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ है? इसका उत्तर है,
प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम ऋतु चक्र में बदलाव, गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोगों का उत्पन्न होना, अर्थात अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि तथा अनावृष्टि का होना। बच्चों, अतिवृष्टि का मतलब है बहुत ज़्यादा बारिश होना, अल्पवृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, अल्पवृष्टि का मतलब है कम बारिश होना, और अनावृष्टि का मतलब है बिल्कुल बारिश ना होना। तो ये तीनों ही जो है प्रकृति में एक असंतुलन के ही परिणाम हैं। तो बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है सभी कुछ, इन सबको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। और इससे पहले इन प्रश्नोत्तरों को याद करने के लिए आप यदि मेरे पहले 2 वीडियो देखेंगे तो उनसे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप पहले 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब है कुछ अभ्यास हेतु कार्य। आपको खुद भी उत्तर लिखने आने चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। जैसे सोलोमन, नूह और महाकवि शेख हयास के पिता, तीनों में कौन सी ऐसी विशेषता थी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती थी। तो बच्चों, पाठ को ध्यान से सुनिएगा, मेरे वीडियो देखिएगा जिनमें मैंने पाठ का व्याख्या की है, पाठ को अच्छे से समझाया और बीच बीच में प्रश्न भी उठाए हैं। तो यदि आप उन दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा है, नूह का वास्तविक नाम क्या था। तीसरा प्रश्न है, नूह किस पश्चाताप में ज़िंदगी भर रोते रहे। नेक्स्ट है, लेखक की माँ और उनकी पत्नी के व्यवहार में क्या भिन्नता थी। और हमारा अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी ने कबूतरों को रोकने के लिए क्या इंतज़ाम किया। नेक्स्ट है, लेखक की माँ फूल पत्तों के विषय में क्या कहती थीं। और फिर मुर्गे को क्यों नहीं सताना चाहिए। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हैं और आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। जैसे, दरिया को देखकर क्या करना चाहिए। फिर है, समुद्र के क्रोध का कारण कौन थे। समुद्र ने कितने जहाज़ों को उठाकर फेंक दिया। जहाज़ कौन कौन सी जगह पर जाकर गिरे। घर छोटे छोटे डिब्बों जैसे फ्लैटों में क्यों सिमट गए। और अगला प्रश्न है, मौसम में किस तरह के बदलाव आने लगे। तो बच्चों, ये सभी प्रश्न कहीं बाहर से नहीं लिए गए हैं, ये आपके पाठ से ही लिए गए हैं, और उस पाठ से जिसको हमने पिछले 2 वीडियो में बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है, समझाया गया है, बीच बीच में बनने वाले प्रश्नों को समझाया गया है। तो आप लोग ज़रूर उनको देखिएगा। और अगला प्रश्न है, पक्षी डेरा क्यों डालने लगे हैं। नेक्स्ट है, सूरज को ठेकेदार क्यों कहा गया है। तो बच्चों, ये कुछ 15 प्रश्न हैं जो बहुत छोटे छोटे उत्तर वाले हैं। तो इनको आप ज़रूर अभ्यास में कीजिएगा और अपनी परीक्षा के लिए इनकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो बच्चों, अब हम बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, बहुवैकल्पिक में समुद्र को पीछे कौन धकेल रहे थे। तो इसका उत्तर है, समुद्र को पीछे बिल्डर धकेल रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सोलोमन को कुरान में क्या कहा जाता है। उत्तर है, सोलोमन को कुरान में सुलेमान कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, घोड़ों के टापों की आवाज़ किसने सुनी। उत्तर है, चींटियों ने। घोड़ों के टापों की आवाज़ चींटियों ने सुनी। हमारा अगला बहुवैकल्पिक प्रश्न है, सिंधी कवि का क्या नाम था। उत्तर है, सिंधी कवि का नाम शेख अयाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी कवि के पिता भोजन छोड़कर कहाँ गए थे। उत्तर है, सिंधी कवि के पिता भोजन छोड़कर कुएं में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबूतरों को कहाँ घोंसला बनाने की इजाज़त मिली थी। उत्तर है, कबूतरों को मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक की माँ किस समय पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। इसका उत्तर है, संध्या के समय यानी शाम के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई ने समुद्र में कितने जहाज़ों को उठाकर फेंका। उत्तर है इसका 3 जहाज़ों को। अगला प्रश्न, नित्य नए रोग बढ़ने का क्या कारण है। इसका उत्तर है, नित्य नए रोग बढ़ने का कारण है प्राकृतिक असंतुलन। और हमारा अंतिम प्रश्न है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक कौन है। इसका उत्तर है, निदा फाजली। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। उम्मीद करती हूँ इससे आपको पाठ भी समझ में आ जाएगा और प्रश्नोत्तर भी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम एक गतिविधि देख लेते हैं जो आप लोगों को अपने घर में ज़रूर करनी चाहिए। तो पहली गतिविधि है कि अपने घर में एक पौधा लगाइए और उसकी नियमित देखभाल कर पर्यावरण में आए असंतुलन को रोकने में अपना छोटा परंतु महत्वपूर्ण योगदान कीजिए। तो बच्चों, आप में से जो भी इस गतिविधि को अपने घर में करेगा उसे ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने ऐसा किया और आप उस पौधे की नियमित देखभाल भी कर रहे हैं।
और दूसरा है पाठ में आए मुहावरे छांटकर उनके अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो ये आपकी सिलेबस के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों, इस प्रकार ये हमारा पाठ आज इस वीडियो के साथ पूरी तरह संपन्न होता है और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत लाभकारी भी होगा। तो बच्चों, बस समय निकाल कर इसको ज़रूर देखिएगा और देख करके अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और जो नए दोस्त हैं, नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा है, तो उन्हें भी आप प्रेरित कीजिए देखने के लिए। और जो नए दोस्त आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी तरह अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ऑल द बेस्ट।